बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फार्मा का चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है। तो इसके भी जैसे माइक्रो के हमने निकाले थे ना कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वैसे ही इसके भी मैंने सारी रीडिंग करके ना, तो इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो उसके बारे वो मैं आपको आज बता दूंगी, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बेसिकली जब हमने एग्जाम देने होते हैं तो वो सारा जो है वो थ्योरी नहीं पढ़ी जाती, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जिसकी हम शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं, वही पॉइंट्स जो है वो बुलेट्स होते हैं उसके लास्ट पे जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं, और वो भी याद रह जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ओवरव्यू के अंदर हमने यही बताना है कि माइक्रोबैक्टीरिया, जैसे कि हमारे पास ना ये उसके अंदर भी लिखा हुआ है, माइक्रो के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग वहाँ पे पढ़ोगे माइक्रोबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो ये है इसके बोर्ड में आपको बता देती हूँ कुछ, ठीक है। ओवरव्यू इसका दे देती हूँ कि माइक्रोबैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है। आपने जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की डिज़ीज़ का तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस की डिज़ीज़ जो होती है ना, वो माइक्रोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया होता है, वो कॉज करता है, ठीक है। और ये स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। रॉड शेप होता है, ये एसिड फास्ट बेसिलाई है, ठीक है। और इसकी सेल वाल जो होती है उसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ना जो इसको ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग देते हैं वो कौन कौन सी ड्रग है, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो ड्रग देंगे ना उसमें 4 ड्रग आ जाएंगी, ठीक है। जो सेकंड लाइन ड्रग आ जाएंगी वो क्या होंगी कि अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन जो ड्रग दी है ना, वो उनसे अगर हमारी टीबी ट्रीट नहीं हो रही तो उसमें उसके बाद जो है वो हम लोग सेकंड लाइन ड्रग के अंदर जाएंगे, ठीक है। और वो सेकंड लाइन ड्रग जो है वो अपनी अप्लाई करेंगे अपने पेशेंट के ऊपर। लेकिन जो सेकंड लाइन ड्रग होती है वो लेस इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक होती है और ये रेजिस्टेंट टीबी के अंदर यूज़ होंगी, ठीक है। और ये वो ड्रग हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए होती है। इसमें हमारे पास इथेम्ब्यूटोल आ जाती है, आइसोनियाजिड आ जाती है, पैराजिनामाइड आ जाती है, रिफाब्यूटिन आ जाती है, रिफेम्पिन आ जाती है, रिफापेंटिन आ जाती है, ठीक है। और जो ट्यूबरक्लोसिस को सेकंड लाइन जो ड्रग है जो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए होती है वो कौन कौन सी है, उसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, अमाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड है, बीराक्यूलिन है, कैप्रियोमाइसिन है, साइक्लोसीरिन है, इथेनोमाइड है, फ्लोरोक्विनोलोन्स है, मैक्रोलाइड्स है। और जो ड्रग्स होती हैं जो कि लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए होती है वो कौन कौन सी है, उसमें क्लोफाजिमाइन है, डेप्सोन है और रिफेम्पिन है, ठीक है। ये टेबल आपने देख लेना है, ठीक है। इन ड्रग्स की अब हम जो है वो डिटेल मैं आपको डिस्कस करूँगी आपके साथ। और जो कीमोथेरेपी होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है, कि इसमें आपने ये बताना है कि 9 मंथ का आप सबको पता होगा कि टीबी के लिए जो है वो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और उसमें ना जो फर्स्ट 4 मंथ होते हैं वो कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, नेक्स्ट 2 मंथ के लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला हमने याद रखना है, ठीक है। और जो एक्टिव डिजीज़ होती है ना, एक्टिव डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन सी ड्रग जो है वो यूज़ करेंगे, मतलब कि इसमें स्ट्रेटजी सारी डिस्कस करेंगे जो कि ड्रग स्ट्रेटजी फॉर द एड्रेसिंग द ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें ये बता देना है कि जो एक्टिव डिजीज़ ट्रीटमेंट है ना उसके लिए कौन कौन सी हमें मल्टी ड्रग रेजिमेंट कौन कौन सा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, एक्टिव टीबी के लिए। उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग में मैंने आपको उनके नाम पहले बता दिए हैं, ठीक है। आइसोनियाजिड है, रिफेम्पिन है, मायराजिनामाइड है और इथेम्ब्यूटोल है, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। और ये 2 मंथ के लिए ये वाला ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, पायराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटोल ये चारों ड्रग्स जो है वो फर्स्ट 2 मंथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 4 मंथ जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो सिर्फ आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये रिजिमेन की फॉर्म में ये आपको ड्रग जो है वो मतलब नजर आएंगी। उसके बाद जो सेकंड लाइन ड्रग हैं उसमें हमारे पास आ जाती हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, मैक्रोलाइड्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, फ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, ठीक है, इथेनोमाइड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, ठीक है। अब आइसोनियाजिड है, आइसोनियाजिड का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी आप जो ड्रग है ना उसको मतलब आपकी कमांड उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तब हो सकती है जब आपको ना उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो अच्छे तरीके से पता हो, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो पता होना चाहिए, ड्रग्स को रट्टे लगाने का खाली कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यही है कि आइसोनियाजिड जो होती है ना ये एक प्रोडक्ट है और इसको एक्टिवेट कौन सा एंजाइम करता है, ठीक है, कैटालिस पर ऑक्सीडेज कैट जी एंजाइम होता है जो कि इसको जो है वो करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। आइसोनियाजिड जो है वो टारगेट करती है असाइल कैरियर प्रोटीन को और बीटा कीटो असाइल जो है वो सिंथेटेज एंजाइम को, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही एंजाइम जो होती है ना ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये सेल वाल इनहिबिटर है, ठीक है। ये उसकी सेल वाल को जाके जो है वो डिस्टर्ब करती है। इस वजह से जाके ये ना जो एंजाइम जो इंपॉर्टेंट होते हैं सेल वाल के सिंथेसिस के लिए उनको जाके जो है वो ये डिस्टर्ब करेगी और उनमें आ जाते हैं हमारे पास बीटा कीटो असाइल और जो है दूसरा असाइल कैरियर प्रोटीन, ठीक है, इनहिबिट करेगी माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को। इस तरह से बैक्टीरिया की सेल वाल को जो है वो डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के अंदर बता देना है कि आइसोनियाजिड जो है वो उसके ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसासी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट जो है वो नॉन ट्यूबरक्लोसिस आर रेजिस्टेंट टू दी आइसोनियाजिड, ठीक है। इसके बाद जो है वो इंस्ट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके अलावा जो है वो हमने रेजिस्टेंस के बारे में बता देना है, रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगी। तो बेसिकली ये जो एंजाइम होते हैं ना जो असाइल कैरियर प्रोटीन था और
असाइल कैरियर प्रोटीन जो है उसके अंदर ही अगर डिस्ट्रप्शन आ जाएगी ना तो म्यूटेशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा टारगेट इंजाइम का तो उसकी वजह से भी जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगी। उसके अलावा असाइल कैरियर प्रोटीन के अंदर और दूसरा जो है वो कैट जी इंजाइम जो था ना उसके अंदर भी म्यूटेशन होने की वजह से रेजिस्टेंट डेवलप हो सकती है। उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने बताना है कि इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होती है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओरल रूट के थ्रू हम ये मेडिसिन लेंगे, ठीक है। और अगर हम फूड के साथ लेंगे ना ये आपको ना आपने सुना होगा कि जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट होते हैं ना उनको बोला जाता है कि वो एम्प्टी स्टमक जो है वो मेडिसिन को यूज़ करें, वो इस वजह से कि अगर फूड के साथ इसको लेंगे तो इसकी अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। फेज़ 2 रिएक्शन जो होते हैं इसमें पहले होते हैं, उसके बाद जो है वो फेज़ 1 रिएक्शन होते हैं। फेज़ 2 रिएक्शन के अंदर तो आपको पता है इसके अंदर एसिटाइलेशन और ग्लूक्रोनाइडेशन वगैरह होती है। फेज़ 1 रिएक्शन के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे स्टेप होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और एक्सक्रीशन जो है वो किडनी के थ्रू होगी, ठीक है। दैन हमने बताना है कि इसके अंदर जो एन एसिटाइलेशन हाइड्रोलिसिस है ना उसमें क्या होता है कि जो फास्ट वाली होती है वो 90 मिनट्स के लिए होती है, जो स्लो है वो 3 to 4 जो है वो 3 to 4 आवर्स के लिए होगी। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या होंगे, एडवर्स इफेक्ट में ये हमारे लीवर को इफेक्ट करेगा, हेपेटाइटिस काज कर देगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करेगा, पैरास्थीसिया काज करेगा, बीटा 6 डेफिशिएंसी B6 जो है वो B6 डेफिशिएंसी काज करेगा और हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। CNS इफेक्ट होंगे, कन्वल्जन्स होंगे, सीजर्स होंगे, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होंगे, रैशेस वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो रिफैम्पिन है। रिफैम्पिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखना है, ये बैक्टीरियोसिडल होती है, आइसोनियाजिड भी बैक्टीरियोसिडल है, ठीक है। और ये क्या करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये इनहिबिट करती है RNA ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। और जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है ना रिफैम्पिन जाके उसके साथ जाके इंटरेक्ट करती है, ठीक है। और हमारी RNA की ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो इनहिबिट करती है। मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताती हूँ कि ये ब्लॉक कर दी RNA ट्रांसक्रिप्शन को कैसे, बाय इंटरेक्टिंग विद द बीटा सब यूनिट ऑफ द माइकोबैक्टीरियल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। उसका एंटी माइकोबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या होगा, ठीक है, कि ये वही बैक्टीरियोसिडल होगी, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट भी होगी ये, और नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट कैंसैसी के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये यूज़फुल होगी ड्रग, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसमें बताना है कि रेजिस्टेंस इसकी भी जो डेवलप होगी वो DNA म्यूटेशन की वजह से होगी, ठीक है। जीन है ना उसके अंदर कोई भी जो है वो म्यूटेशन हो जाएगी, जीन म्यूटेशन की वजह से जो है वो डिस्टर्बेंस काज हो जाएगी, ठीक है। दैन फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स में इसका जो रूट होगा वो कौन सा होगा, ओरल रूट होगा। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो ऑल ओवर दी बॉडी, मतलब कि पूरी बॉडी के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ऑल बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। और एलिमिनेशन इसकी कैसे होगी, बाइल के थ्रू होगी, और यूरिन के थ्रू कम होगी, बाइल के थ्रू ज़्यादा होगी। और लीवर के अंदर जो है वो P450 इंजाइम जो है वो इंड्यूस करे, जो लीवर के अंदर जो है वो साइटोक्रोम P450 इंजाइम होता है, ठीक है, वो इंड्यूस कराता है, वो इंडक्शन कराता है, ठीक है। मतलब कि ड्रग की इंट्रैक्शन कराता है साइटोक्रोम P450 इंजाइम के अंदर। P450 इंजाइम जो है वो ड्रग के साथ इंट्रैक्ट करता है। रिफैम्पिन जो ड्रग होती है वो हमारी जो है वो उसके अंदर लीवर के अंदर जो इंजाइम होता है P450, ठीक है, साइटोक्रोम P450 जो इंजाइम होता है उसके साथ जाकर इंट्रैक्ट करता है, ठीक है। और हाफ लाइफ को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। और यूरिन के अंदर, टीयर के अंदर, फीसिस के अंदर, लेंसेज के अंदर आपको इसका कलर जो है वो ऑरेंज रेड कलर जो है वो अपीयर होगा। हाई डोज के अंदर अगर आप ये ले लोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि एडवर्स इफेक्ट कौन से होगी, फ्लू होगा, हेपेटाइटिस होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, उसके बाद फीवर होगा, चिल्स, रेनल फेलियर, एनीमिया, शॉक वगैरह होंगे, ठीक है। ये सारे एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ड्रग इंट्रैक्शन में ये होगा कि फेस 1 रिएक्शन जो होते हैं वो इंड्यूस करते हैं P450 इंजाइम को, ठीक है। और फेस 1 और फेस 2 रिएक्शन जो होते हैं और हाफ लाइफ को शॉर्ट कर देते हैं। और रिफाब्यूटिन जो होते हैं ना, रिफाब्यूटिन क्या है कि ये अगर किसी को कोई ऐसा पेशेंट है जिसको HIV पॉजिटिव भी है वो और ट्यूबरक्लोसिस भी है साथ, ठीक है, उसके लिए हम रिफाब्यूटिन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये क्या करती है कि ये ना P450 की जो इंडक्शन होती है ना साइटोक्रोम P450 के साथ इंडक्शन उसको कम कर देती है, ड्रग इंट्रैक्शन को कम कर देती है, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट में यूवाइटिस देखने को मिलेगा, आपको हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा न्यूट्रोपेनिया। रिफापेंटिन जो होती है इसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और ये पल्मोनरी TB के लिए भी इसको यूज़ करते होते हैं, ठीक है। और इसके बाद पायराजिनामाइड है। पायराजिनामाइड जो होती है वो 2 मंथ्स का जो ट्रीटमेंट होता है ना उसके लिए यूज़ करते होते हैं, ठीक है। और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओरल रूट है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर होती है, CSF के अंदर होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये पायराजिनामाइड जो होती है ना ये करती है पायराजिनामाइड पायराजिनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है दी प्रेजेंट ऑफ द पायराजिनोमाइडेज इंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये एक्टिव फॉर्म है, पायराजिनोइक एसिड जो होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है अगेंस्ट दी TB, ठीक है। और इसके एडवर्स इफेक्ट जो है ये लिवर टॉक्सिसिटी काज करता है, यूरिक एसिड की रिटेंशन काज करता है और गाउट काज करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इथेम्ब्यूटोल है। इथेम्ब्यूटोल 2 मंथ के ट्रीटमेंट में ये भी यूज़ होती है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ठीक है। और ये इथेम्ब्यूटोल जो होती है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये होगा कि ये इनहिबिट करेगी अल्बिनोसाइल ट्रांसफरेज को, ठीक है, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑल ओवर द बॉडी होगी, ठीक है। CSF के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल होगी, एक्सक्रीशन इसकी यूरिन के थ्रू होगी। एडवर्स इफेक्ट इसके ये होंगे कि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस काज करता है और विजुअल एक्यूटी, मतलब कि हमारी आईसाइट को भी ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड लाइन ड्रग का ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है।
सेकंड लाइन के अंदर आपको ड्रग का मैंने पहले बता दिया, और लेस इफेक्टिव होती है, टॉक्सिक ज़्यादा होती है। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर टीबी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ना अल्टरनेटिव ड्रग होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट के लिए, ठीक है। अमिकासिन और कैनामाइसिन इसके अल्टरनेटिव जो है वो ड्रग्स होती हैं, ठीक है। ये दो ड्रग है, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्ट कर जाता है बंदा तो फिर अमिकासिन और कैनामाइसिन देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी सेकंड लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो है वो पैरामाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड है, ठीक है। ये फोलिक एसिड इनहिबिशन काज करती है, ठीक है। कैप्रियोमाइसिन है, ये इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो आईवी रूट होता है। ये इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। ऑटोटॉक्सिसिटी जो है वो या नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या कहते हैं इसको, ये ना केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ द रेनल फंक्शन एंड द हेयरिंग इज़ नेसेसरी टू मिनिमाइज। हाँ, ये ना नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी को कम करने के लिए कम करता है, ठीक है। कैप्रियोमाइसिन वाली ड्रग जो है वो साइक्लोसीरिन जो होती है, इसका रूट जो होता है वो ओरल रूट होता है। ये डिस्टर्ब करता है डी एलानिन इनकॉर्पोरेशन इनटू द बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल वाल के अंदर, ठीक है। मतलब कि ये भी सेल वाल इनहिबिटर है, ठीक है। इसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी ऑल ओवर द बॉडी फ्लूइड्स होती है, और एक्सक्रीशन इसकी सीएसएफ के थ्रू, यूरिन के थ्रू होती है। एडवर्स इफेक्ट इसके कौन कौन से होते हैं, इसमें भी लेथार्जी होगी, एंग्जाइटी होगी, सीजर होगा, और इथेनोमाइड जो है वो इनहिबिट करेगी माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को। इसके एडवर्स इफेक्ट में नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, हेपेटोटॉक्सिसिटी होगी, एलोपेशिया होगा, सीएनएस रिलेटेड इफेक्ट होंगे। देन हमारे पास फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, उसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आ जाती है, लेवोफ्लॉक्सासिन आ जाती है, और ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स हम ना डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस इंपॉर्टेंट होता है ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद जो मैक्रोलाइड्स हैं, इसमें साइटोक्रोम इनहिबिटर है, ठीक है। और इसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन आ जाएगी, बीराक्यूलिन है, ये एटीपी सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। इसका रूट ओरल रूट है, ठीक है। और ये इसमें आपने बीराक्यूलिन जो होता है ना, इसमें क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का देखना है, ठीक है। वार्निंग साइन इसमें जो है वो, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम है वो रिकमेंड करना है, ठीक है। एलिवेशन होगी लीवर एंजाइम की, ठीक है। लीवर फंक्शन शुड बी मॉनिटर ड्यूरिंग द थेरेपी। देन हमारे पास साइटोक्रोम इनहिबिटर जो है वो मैक्रोलाइड्स है, ये ना मेटाबोलाइज करता है CYP3A4 को, और एडमिनिस्टर किया जाता है इसको विद स्ट्रॉन्ग CYP3A4 के इंड्यूसर्स के साथ। फॉर एग्जांपल रिफैम्पिन को अवॉइड करना चाहिए, शुड बी अवॉइडेड। ड्रग्स फॉर द लेप्रोसी के लिए कौन कौन सी ड्रग्स होगी, लेप्रोसी जो है वो हैंसन्स डिजीज़ है, इसमें डेप्सोन है, ठीक है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, और ये इनहिबिट करता है फोलेट की सिंथेसिस को। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी थ्रू द बॉडी होती है, अब्जॉर्प्शन इसकी GIT से होती है, एक्सक्रीशन इसकी यूरिन के थ्रू होती है। ये ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करते होते हैं। दैन इसके एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करता है, मैथीमोग्लोबिनीमिया काज करता है, हिमोलिसिस काज करता है। क्लोफाजिमाइन है, क्लोफाजिमाइन जो होती है वो बैक्टीरियोसिडल है, ये एम लेप्रेपी जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के लिए यूज़ होता है, इसकी अब्जॉर्प्शन ओरल रूट के थ्रू होती है। दैन क्लोफाजिमाइन जो है इसके एडवर्स इफेक्ट ये होते हैं कि पिंक टू ब्राउनिश या ब्लैक डिस्कलरेशन स्किन की काज करता है, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग थी, ठीक है। इसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।